नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हालचाल सभी के? कैसे है सभी? हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो करते हैं एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत। आ गए सभी? नमस्कार 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 सभी को नमस्कार। चलिए, वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। हम बढ़िया मस्त मजे में। आज मैं चेंज लग रहा हूं? मैं तो वैसे ही आदमी हूं भैया। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हम आज आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पर, एक और रोमांचकारी चैप्टर के। आज हमारी मोस्ट प्रॉब्ली 99% आखिरी ही क्लास है ना। आज की क्लास में हमें क्वांटम सिद्धांत पर या आइंस्टीन द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या व उदाहरण करने, क्वेश्चंस करने। आज की क्लास भर के क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। अच्छा, अरे हाँ, ये अब ऐसे ही डाली, मतलब बहुत पतला सा है ना, बहुत ऐसा स्वेटर टाइप है, बहुत पतला सा स्वेटर है, तो ऐसे ही डाल लिया मैंने। मतलब डाल क्या लिया, डाला हुआ था तो उसी को फिर हमने उतारा नहीं। चलो हाँ भाई, करें क्लास की शुरुआत। आ गए सभी? चलो भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास में हमें क्या क्या है पढ़ना, आज की क्लास में क्या है हम पढ़ेंगे। देखो, तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन टाइप भी करना होगा। तो रिवीजन में हमने, अच्छा ये सारी बातें सबको क्लियर है? पिछली क्लास में जो मैंने समझाया था वो सभी को क्लियर है? हाँ भाई, क्या जो सब कुछ समझा था वो क्लियर है सभी को? चलो तो एक बार छोटे से मैं बताकर फिर क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना। हाँ, क्वेश्चन ही करेंगे आज की क्लास में, क्वेश्चन ही करेंगे। तो लास्ट बात है, कुछ छोटी सी मैं बता देता हूं फिर से, कि हमने ये पढ़ा था कि किसी एक समय पर एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है और फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के द्वारा निम्न प्रकार से लिखी जाती है। क्या लिखी जाएगी? फोटोन की ऊर्जा होगी h न्यू या hf लिख सकते हैं। ये होगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्लस कुछ ऊर्जा जाएगी उत्सर्जन से पहले, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसे कार्यफलन बोलेंगे। अच्छा, प्लस ये है ऊर्जा उत्सर्जन से पहले टक्कर में वेव ऊर्जा। ये ऊर्जा जो है वो हम एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी के अंदर ही लिख दिए है। मतलब देखो क्या हुआ है, यहां पर मैंने लिखा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसमें मैक्सिमम नहीं बोला, इसने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी प्लस बाहर निकलने से पहले कुछ ऊर्जा। तो अगर मान के चल मैंने एक इलेक्ट्रॉन को दी थी 2 जूल ऊर्जा, उसमें बाहर निकलने से पहले 1 जूल खा गया, 1 जूल की गति ऊर्जा से बाहर निकला वो, तो ये एक इधर गया एक इधर गया। लेकिन हमारे वाले फॉर्मूले हम क्या लिखते हैं? हमारे वाले फॉर्मूले हम ऐसा लिख देते हैं कि भैया मैक्सिमम 2 जूल होगी, बाकी इससे कम भी हो सकती है। कल की क्लास में हमने चर्चा करी थी, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग दे, हाँ पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई। सुयस, यस यस, देख यहां पर सुयस, कैसी बात कर रहा है ये लड़का, देखो। हाँ भाई, तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उसके अंदर ही ये सब कुछ आ गया था। अब हम इसके ऊपर पहले एक दो ग्राफ और ग्राफ बना देते हैं और उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन करें उससे पहले ये वाली बातें क्या क्या लिखी जा सकती है, ग्राफ कैसे बन सकते हैं, वो सबके फॉर्मूले लिखे हुए। एक बार मैं अपनी तरफ से समझा दूं, बाकी यहाँ पर तो लिखे हुए ही है सारे के सारे फॉर्मूले। कार्यफलन क्या होता है कल ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा हुआ है कि दी गई ऊर्जा h न्यू या hf बराबर होगा अधिकतम गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन के, अच्छा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, देखो ये सब कुछ क्वेश्चन में काम आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये यहां पर कार्यफलन, ये मतलब दी गई अधिकतम ऊर्जा माइनस कार्यफलन जो होगा, ठीक है। तो यहां पर यह जो अधिकतम दी गई गतिज या फोटोन की जो ऊर्जा होती है, हमने एफ के पदों में, आवृत्ति के पदों में लिखा। कार्यफलन जो है उस वह भी क्या है, ऊर्जा है, तो उसे हम लिख सकते हैं HF0। क्या लिखेंगे हम उसे? HF0 लिखेंगे। क्यों?
क्यों लिखा सर एच एफ नॉट? एफ नॉट मतलब क्या? दहली आवृत्ति, कि न्यूनतम इतनी आवृत्ति होनी चाहिए फोटोन की, या न्यूनतम आवृत्ति है तो ऊर्जा होनी चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं? दूसरी बात यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बराबर होगी, हम ऊर्जा को, देखो ये भी ऊर्जा, ध्यान रखना, ये भी, ये फोटोन की ऊर्जा और ये न्यूनतम ऊर्जा उसे बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो है, तो ये दोनों है तो असल में ऊर्जा ही, ठीक है। तो यहां पर ये जो होगा hc बटा लैम्डा भी हम इसे लिख सकते हैं, hc बटा लैम्डा माइनस hc बटे में लैम्डा नॉट भी इसे लिखा जा सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आखिरी फॉर्मूला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अब दो तरीके से लिख सकते हो। एक हाफ mv², इसकी चाल हो जाएगी हाफ mv², ये भी लिख सकते हो hf माइनस hf नॉट, पहली बात। दूसरी बात, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कल ही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वही एनर्जी अगर उसे अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रोकना है ना, तो यहां पर क्या होगा, अगर हम इसे रोकना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, इसे रोकना चाहते हैं, तो रोकना चाहेंगे तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, विपरीत दिशा में विभव लगाना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, विपरीत दिशा में विभव लगाना पड़ेगा। तो यहां पर है ना, देखो मैं जब पढ़ाता हूं बेटा, आप कृपया करके फालतू के सवाल पूछ के मुझे डिस्टर्ब ना करें, वरना हो सकता है कि आपकी क्लास में आपकी हंसी उड़ जाए, फिर बोलना मत कि सर आप हमको ऐसा कैसे बोल रहे हो, सर ये बच्चे मेरे मजे ले रहे हैं। ठीक है, एक के साथ हो चुका है, दूसरे की बारी मुझे लग रही है। तो सानिया बेटिया, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो पहले। देखो तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अब हाफ mv² गतिज ऊर्जा होगी, यह हो जाएगा फोटोन की ऊर्जा माइनस दहली आवृत्ति। दूसरी बात, अब यहां पर जो गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं, तो गतिज ऊर्जा जो होगी उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में लिख सकते हैं। कल ये मैंने आपको सिखाया था, ये Vs क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या है ये Vs क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब उसे रोकने के लिए कितना विभव चाहिए, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ओके सर, तो यहां पर हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर होगा hf माइनस hf नॉट। ठीक है, तो यह भी हमारे पास फॉर्मूला रहने वाला है ना, और यही कहानी अब हम समझ सकते हैं, और इसी के ऊपर बस हमें न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते, इस पे कुछ ग्राफ बना लेते हैं। कुछ ग्राफ हमने पिछली क्लास में बना दिए थे, एक दो ग्राफ और बचते हैं, मतलब कल पिछली क्लास में जो ग्राफ बनाए थे उन्हीं ग्राफ को मैं एक्चुअल में और अच्छे रूप से आपको समझाना चाह रहा हूं। बाकी फिर अब हमें क्वेश्चंस की ओर बढ़ना होगा, ये सारे क्वेश्चंस करना होंगे, है ना। क्वेश्चंस के बीच में थ्योरेटिकल सवाल भी रहेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहां से आते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत एक दो ग्राफ बनाकर। ओके सर, देखिए तो ग्राफ में हमारे पास क्या क्या हो सकता है ना। देखो एकमात्र एक्चुअल में मैंने आपको जो ग्राफ बताया उनमें एक ग्राफ ही है जो थोड़ा सा अलग होता है, जो मैं आपको से बनवाना चाहता हूं, वो ये वाला ग्राफ है ना। इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, ये वाला ग्राफ। कौन सा ग्राफ, यहां पर हमारे पास जो ग्राफ बन सकता है वो ग्राफ बनेगा कि हम आवृत्ति और स्टॉपिंग पोटेंशियल, आवृत्ति और स्टॉपिंग पोटेंशियल के मध्य ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो कैसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर, ये होगा EVS बराबर होगा, अच्छा ये मैं लिखना चाहता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल y अक्ष पर और आवृत्ति x अक्ष पर। ये ग्राफ हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन उस समय जो हमने ग्राफ बनाया था तो उसके बारे में हमने ज्यादा बातें नहीं करी थी। ठीक है, तो वह ये सारी बातें, मतलब उसमें ये आपको याद हो तो ऐसा कुछ एक ग्राफ मैंने बताया था आपको, इसकी ढाल कितनी है, ये x अक्ष को कहां पे काट रहा है, y अक्ष को कहां पे काट रहा है, वो वाली बात इस समीकरण से समझ में आएगी। मतलब ये वाला ग्राफ तो हर्ट्ज और लिनार्ड ने बताया था, लेकिन समझाया किसने, आइंस्टीन ने। तो ये वाला ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, क्यों बना ऐसा वो भी एक बार बता देता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव बराबर होगा hf बटे में E माइनस hf नॉट। एफ नॉट क्या है, दहली आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, और न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसे कार्यफलन बोलेंगे, उसे hf नॉट लिखा हमने। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं ये y अक्ष पर है तो यह हो जाएगा y बराबर
एम एक्स माइनस सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। एम एक्स प्लस सी होता है वैसे, तो एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए जिसका ढाल पॉजिटिव होगा और इसमें जो नियत मान होगा वो ये रहा एच एफ नॉट बटे में सी। ठीक है, अच्छा, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा जिसकी जो ढाल होगी, एक ऐसा ग्राफ बनेगा जिसकी जो ढाल होगी वो ढाल कितनी होगी, तो सर ढाल जो होगी वह हम इस ग्राफ से बोल सकते हैं एम, या ढाल जो होगी इसकी वो होगी एच बटे में ई। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ढाल एच बटे में ई होगी और इसके बाद में यहां पर जो इसका इसमें यहां पर जो कांस्टेंट निकलेगा है ना, या जो नियत मान आएगा, जो कांस्टेंट मान आएगा वो आएगा एच एफ नॉट बटे में ई। ठीक है, ये बताओ हर एक प्रकार के धातु के लिए इस दुनिया में, हर प्रकार के धातु के लिए है ना, यहां पर H का मान और E का मान अलग अलग रहेगा या समान रहेगा? H है, क्या है H जो है सर वो हमारे पास, सर H तो याद नहीं आ रहा, ओ याद आ गया, H का मान क्या है? H का मान प्लांक नियतांक, कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात। E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, कांस्टेंट है, हाँ सर कांस्टेंट है। तो यहां पर अगर H और E कांस्टेंट है तो एफ नॉट है दहली आवृत्ति, तो हर एक धातु के लिए दहली आवृत्ति अलग अलग होती है या सेम होती है? हर एक धातु के लिए दहली आवृत्ति सेम होगी या अलग अलग होगी? बताइए भाई, हर एक धातु के लिए दहली आवृत्ति सेम होगी या अलग अलग होगी? जल्दी जल्दी बताएंगे। दहली आवृत्ति अलग अलग होगी। क्यों होगी सर अलग अलग? क्योंकि सर कार्यफलन अलग अलग है तो दहली आवृत्ति अलग अलग होगी। मतलब हर एक, अब मैं इस दुनिया में कोई भी ग्राफ बना दूं, किसी भी धातु के लिए बना दूं, किसी भी विभव के लिए बना दूं, ढाल नियत होगा और जिसके लिए दहली आवृत्ति ज्यादा होगी उसके लिए सी कांस्टेंट या सी कहां पर ग्राफ काट रहा है वो उतनी दूर काटेगा। मतलब कि अगर मैं यहां पर दो ग्राफ बनाया है ना, तो हर एक ग्राफ जो होगा, ये अगला ग्राफ भी जो बनेगा वो इसके समांतर ही बनेगा। सर सबसे पहली बात तो समांतर ही बनेगा, बस ये जो काटेगा वो अलग जगह पर काटेगा, वो यहां पर काटेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आगे बनेगा, मतलब ढाल इनका सेम ही रहेगा। ढाल सदैव नियत होता है, चाहे जो हो जाए, ढाल जो होगा वो सदैव नियत होगा, लेकिन जो कांस्टेंट होगा वो जाएगा एच एफ नॉट बटे में ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच एफ नॉट बटे में ई हो जाएगा। क्लियर है मामला? तो ये छोटी छोटी मगर बड़ों की बातें सभी को समझ में आती रे बाबा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा गया वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। इसके ऊपर सवाल कैसा आया है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हाँ होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि ये ग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले भी। चलिए, तो क्वेश्चन कैसा आया हुआ इस पे, ये वाला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ो और जवाब बताओ। बस अब हम क्वेश्चन के अंदर घुस जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलो, हाँ एक और बच्चा आ गया, कल वाला तो आया नहीं है, कल मोइन खान नामक बच्चा था ना। एक बार ये बीच वाले जो कमेंट है ना इनको पॉज करना, इसका भी हम मामला खत्म कर देते हैं आज ही, कि मैं नहीं चाहता कि, हाँ बस ये फैजान, हाँ फैज, मोहम्मद फैज, एक सेकंड रुकना, बस रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अब नए साल में मैं कुछ पुरानी यादें लेकर जाऊं, है ना। मोहम्मद फैज इस यही था ना, मतलब दुनिया बहुत दिन से ढूंढ रहे थे हम, कोई बात नहीं, आज असली नाम भी पता चल गया। हाँ भाई चलो, क्या आएगा इसका आंसर? रेफरेंस स्टार्ट नहीं हुआ, यह बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में के लिए दो अलग अलग प्रकाश विद्युत सतह ए और बी के लिए निरोधी विभव तथा आपतित विकिरण आवृत्ति, मतलब जो आवृत्ति आपतित आवृत्ति एफ बोल सकते हैं, म्यू बोल सकते हैं ना, और वीएस के बीच में ग्राफ बनाए। फिर बताना है कि ए का कार्यफलन होगा बी से ज्यादा, बी से कम, बराबर क्या होगा? एकदम आसान सा सवाल। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि सर
यह पता चला कि ढाल तो दोनों की सेम होगी सर, लेकिन यहां पर कार्यफलन जो पहले आएगा सर, देखो ग्राफ में ये भी बात हमें समझ में आ गई थी यहीं पर पीछे वाले ग्राफ में, क्या कि सर जो पहले आएगा ये जो पहले आया ये हमारा ए हो गया, ये हमारे लिए बी हो गया। तो सर ए के लिए दहली आवृत्ति कम है, बी के लिए दहली आवृत्ति ज्यादा है, तो दहली आवृत्ति जिसके लिए ज्यादा उसका कार्यफलन भी ज्यादा होगा, मतलब उसे वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी। तो ए का कार्यफलन कम होगा, बी के कार्यफलन से कम होगा। क्लियर है मामला? चलो अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सी बात, टेलीग्राम चैनल पे मैंने आज सुबह, हाँ अभी मतलब थोड़ी देर पे, नहीं कल रात को इसे डाल दी थी, मैंने आपको एक विचारणीय विषय कर पीडीएफ शेयर करी है, तो कृपया करके उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है ना पीडीएफ, डाली विचारणीय विषय। वो जो पीडीएफ है उस पीडीएफ के अंदर एनसीईआरटी में, देखो एनसीईआरटी के पैक एक्सरसाइज में विचारणीय विषय कर दिए हुए सबके, तो विचारणीय विषय जो है वो आपको सभी जितने चैप्टर्स हो चुके हैं वो सारे चैप्टर्स के आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दूसरी बात, मैं आपको जल्द ही मतलब आने वाले 1-2 दिन में जो इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र है उसकी भी पीडीएफ शेयर करूंगा। चलो हाँ भाई, अगला सवाल, चलिए अब हम कुछ सवाल ही कर लेते हैं। हाँ क्वेश्चंस करेंगे अब हम। चलिए ये क्वेश्चन नंबर भी डाल देते हैं हम इसमें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 3 बोल देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे फिर 2 भी करेंगे हम, मतलब यह बेसिक सवाल है, कुछ हमें सवाल बनने चाहिए। हाँ भाई, तो यहां पर हमें बोला गया है कि एक प्रकाश हमारे पास संवेदी पदार्थ का कार्यफल, मतलब कि एक ऐसा पदार्थ है जिसपे जब लाइट गिरेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अच्छा, तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो पदार्थ से फोटो उत्सर्जन करा सके, मतलब क्या है, एक्चुअल में उसने हमें ऊर्जा दी हुई है और तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, बस ऊर्जा दी हुई है, तरंग दैर्ध्य पूछा। तो ऊर्जा क्या है, मतलब एक्चुअल में कार्यफलन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमें पता है सर, ऊर्जा तो होगा hc/λ, या हम चाहे तो इसे 12400, जैसे नैनोमीटर में तो 1240 लिखेंगे, लैम्डा नैनोमीटर में बराबर होगा 4 के। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी सर 310 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर, है ना। अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट सी बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहां पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ अधिकतम तरंग दैर्ध्य, क्या ये राज की बात सभी को पता है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर मैंने इससे ज्यादा, ध्यान से सुनना, इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य का फोटोन ले लिया तो उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी, मतलब कि उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता, है ना। मतलब देखो यहां पर अगर आवृत्ति पूछता क्वेश्चन में तो बोलता है न्यूनतम आवृत्ति, आवृत्ति पूछता तो क्या बोलता है, न्यूनतम आवृत्ति। क्यों? क्योंकि न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी, न्यूनतम आवृत्ति मतलब मिनिमम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन लैम्डा बढ़ गया तो ऊर्जा कम हो जाएगी, तो ये उल्टा होता है, ध्यान रखना ना। मतलब अगर मान के चल कि हमारे पास नीट 2023 का सवाल था, गलत कर दिया क्वेश्चन, है ना, तुमने नहीं गलत किया, नीट वालों ने, एनटीए वालों ने क्वेश्चन गलत कर दिया, टाइप ही गलत, मतलब क्वेश्चन का लॉजिक ही गलत कर दिया। क्या कि अगर मान के चलो मैंने बोला कि कहीं पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, ध्यान सुनना, हाँ या ना में जवाब दे देना अगर आपको समझ में आता है। तो अगर हमारे पास लैम्डा तरंग दैर्ध्य का फोटोन था जो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, λ/2 तरंग दैर्ध्य या 2 लैम्डा वाला, 1 या 2। क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझो। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास लैम्डा वाला फोटोन, मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, समझ में आ जाए चीज, इसलिए क्या कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पा रहा था, तो इन दोनों में से किसके चांस से जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, वही बच्चा बता सकता है जिसको यहां पे बात जो मैंने बोली समझ में आ गई। कौन बाहर निकाल सकता है, फर्स्ट या सेकंड? हाँ सर, आप आधे दिमाग में सर लैम्डा बढ़ाएंगे ऊर्जा बढ़ेगी, नहीं, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब λ/2 वाले के चांसेस है वो निकाल सकता है,
क्यों? क्योंकि लैम्डा अगर मैं कम कर दूंगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अगर कम ऊर्जा वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पा रहा तो ज्यादा ऊर्जा वाला फोटोन फेंको तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो क्या करेंगे सर, हम लैम्डा को कम कर देंगे, हम लैम्डा को कम कर देंगे। आई बात समझ में सभी को? चमकता है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, नीट 2020 का सवाल। क्वेश्चन पढ़ेंगे, जल्दी से जवाब बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, जल्दी से जवाब बताएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि दहली आवृत्ति की 1.5 गुना आवृत्ति का प्रकाश सुग्रही पदार्थ पर, नहीं पदार्थ गलत लिखा हुआ है, पदार्थ पर आपतन करता है। अच्छा, यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दुगनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा कितने गुना हो जाएगी? बताएंगे भैया क्या हो जाएगा, बताएंगे भैया क्या हो जाएगा। ऐप पर रिकॉर्डेड क्लास सेम ही पढ़ा है। रिकॉर्डेड क्लास देख लिया आपने? बहुत ही बढ़िया बेटा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हाँ भाई, क्या होगा देखो, तो क्वेश्चन में बोला है हमारे पास कि हमारे पास दहली आवृत्ति की 1.5 गुना आवृत्ति का प्रकाश। अच्छा, मतलब कि जो दहली आवृत्ति थी उसकी 1.5 गुना आवृत्ति का प्रकाश, 1.5 गुना दहली आवृत्ति का प्रकाश जो है वह प्रकाश सुग्रही पदार्थ पर आपतित करवाता है। मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अच्छा, यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी कर दी जाए, अच्छा मतलब इस प्रकाश की आवृत्ति आधी कर दी जाए तथा उसकी तीव्रता दुगनी कर दी जाए तो विद्युत धारा कितनी होगी? तो विद्युत धारा कितनी होगी? अच्छा, पहले तो ये बताओ यार, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बात समझाई है कि अगर मैं तीव्रता दुगनी करूंगा तो क्या दुगना होगा? तीव्रता मतलब संख्या, तीव्रता मतलब क्या होता है? संख्या। तो अगर मैं तीव्रता दुगनी करूंगा तो संख्या दुगनी हो जाएगी। मतलब किसकी संख्या दुगनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या दुगनी हो जाएगी, या फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या दुगनी हो जाएगी, या विद्युत धारा जो है वो दुगनी हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए? दुगनी हो जानी चाहिए, धारा बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसने बोला है कि आवृत्ति, क्या आवृत्ति परिवर्तित करने से विद्युत धारा परिवर्तित होगी? क्या आवृत्ति परिवर्तित करने से विद्युत धारा परिवर्तित होती है? नहीं सर, आवृत्ति परिवर्तित करने से विद्युत धारा परिवर्तित नहीं होती है। अच्छा, लेकिन एक और गोलमाल है सर यहां पर। क्या गोलमाल है सर? है ना, आपने पढ़ा सर आवृत्ति परिवर्तित करने से ऊर्जा बदलेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब निरोधी विभव बढ़ेगा, तो निरोधी विभव पे फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में बोला है कि 1.5 गुना आवृत्ति थी, अब आवृत्ति आधी कर दी। तो अगर मेरा लॉजिक सही है, लेकिन अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो ये तो 0.75 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.75 हो जाएगी। मतलब कि ये जो आवृत्ति है वह आवृत्ति इलेक्ट्रॉन को बाहर ही नहीं निकाल पाएगी। अगर मान के चल मैंने 10 गुना दहली आवृत्ति की 10 गुना आवृत्ति वाला फोटोन फेंक रहा हूं, ठीक है, 10 गुना आवृत्ति वाला फोटोन फेंक रहा हूं और मैंने बोला इसकी आवृत्ति आधी कर दो। बिल्कुल सर, आवृत्ति आधी कर दी तो यहां पे निरोधी विभव आधा होगा, लेकिन विद्युत धारा पे या प्रकाश, ये जो हमारे पास प्रकाश विद्युत धारा थी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में 1.5 गुना आवृत्ति उसका आधा करेंगे तो वो आधी जो है जो निकालना है उससे भी कम हो जाएगी, तो कोई विद्युत धारा नहीं आने वाली है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया सभी को? क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? है ना, देखो इसमें एक ऑप्शन था कि कितनी होगी, एक ऑप्शन है 0, एक ऑप्शन हो सकता है समान रहेगी। समान नहीं रहेगी, 0 हो जाएगी। समान नहीं रहेगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि यहां पे आवृत्ति आधी कर दी, मतलब जितनी थी 1.5 गुना थी तो 1.5 का आधा जो हो जाएगा सर 0.75 मतलब 1 से कम हो गया है।
ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये क्वेश्चन जिन्होंने पिछले साल अगर रिकॉर्डेड में देखा था ना, एक दो बच्चों बोले सर हमने रिकॉर्डेड में देखा, तो इसका आंसर हमने गलत किया था क्लास में, तो रिकॉर्डेड में रिकॉर्ड हो चुका है, वो जा चुका था, तो मैं नहीं बदल सकता था उसका, लेकिन बाद में जो लाइव सेशन था उसमें मैंने करेक्ट करवाया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा मैं फिर से बता देता हूं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि आवृत्ति आधी कर दी, तो यहां पे आवृत्ति कितनी थी, 1.5 गुना थी, 1.5 गुना का आधा करोगे 0.75 हो जाएगा। 0.75 मतलब क्या हो गया, 0.75 मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.75 मतलब क्या हो जाएगा, तो 0.75 हो गया। मतलब कि सर यहां पर देख, मान के चलो, ऐसा मान के चलो यार, कि अगर 100 हर्ट्ज का या कुछ आवृत्ति है, 100 एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं बस समझने के लिए, 100 हर्ट्ज का जो फोटोन है वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अब मैंने पहले 150 हर्ट्ज का फोटोन फेंका, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा, बिल्कुल सर निकाल पाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला कि इसकी आवृत्ति आधी कर दो, अच्छा सर 75 कर दी, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा, नहीं, आगे डबल ओवल करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सर 100 का बाहर निकाल पा रहा, तो 75 वाला बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो इसलिए शून्य हो जाएगा ये। ठीक है, चलो, तो ये तो चीता स्टार क्वेश्चन था। चलो हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। जब आपतित विकिरण की ऊर्जा को 20% द्वारा बढ़ा दिया जाता है, तब धात्विक सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो धातु का कार्यफलन क्या होगा। ठीक है, रुक जाओ यार, नहीं तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में, ये तो सब डिफिकल्ट एकदम से कैसे आ गए रे बाबा। हाँ, ये वाला तो एकदम से वो वाला सवाल है कि बड़ी बड़ी 2 इक्वेशन लग जाएगी, तो कुछ लोग गिली छू हो जाएंगे, तो गायब ना हो जाए। पहले वाला सवाल करते, एक बार एक क्वेश्चन लगाकर देखते हैं, फिर डबल वाला भी करेंगे। पहले एक ही वाला क्वेश्चन कर लो, है ना, इसका क्वेश्चन नंबर हम डाल देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव क्या होगा, निरोधी विभव क्या होगा ये बताओ। हाँ भाई, निरोधी विभव क्या होगा, निरोधी विभव क्या होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास कार्यफलन है ना, मतलब कि 1.8 कार्यफलन है, तो इतना न्यूनतम ऊर्जा का फोटोन फेंका जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अच्छा, फिर अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.5 हो गई है, तो हमें पता है सर अधिकतम, आपने बताया अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी वो फोटोन की ऊर्जा, जिसको हमने H × F लिखा था, माइनस कार्यफलन होता है। तो हमसे निरोधी विभव पूछा, निरोधी विभव मतलब क्या हो गया, एक तरीके से यह पूछा गया है कि वह अधिकतम विभव जो लगाया जाए जो एक इलेक्ट्रॉन को रोक दे। तो क्या बोला है क्वेश्चन में आगे कि सर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कार्यफलन था और इससे ऊर्जा डाली गई और अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पास सीधे सीधे अधिकतम गतिज ऊर्जा दे दी गई है। तो अच्छा, हमसे क्या पूछा है, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव किससे निकलता है सर, अधिकतम गतिज ऊर्जा से निकलता है। तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो इसका विभव क्या होगा, विभव होगा 0.5। अरे अगर तुझे ऊर्जा दे दी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और विभव पूछा है, तो विभव क्या होगा सर, विभव होगा ऊर्जा बटे में आवेश। ऊर्जा कितनी है, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आवेश कितना ई है, ई से ई कट गया, तो यहां पर 0.5 वोल्ट आंसर आ गया। एकदम आसान सा सवाल। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 4000 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है। यदि धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु का कार्यफलन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे सर, देखो आपको निकालना अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये होगा ऊर्जा फोटोन की माइनस कार्यफलन। देखो तुम्हें क्या दिया, तुम्हें कार्यफलन दिया हुआ है,
देखो बहुत आसान होता है इसकी न्यूमेरिकल, बहुत, मतलब इस दुनिया में पूरे फिजिक्स में जो सबसे आसान न्यूमेरिकल है वो इसी की न्यूमेरिकल है। अब आपको ये निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, लेकिन ऊर्जा नहीं दी गई आपतित, उसकी तरंग दैर्ध्य दी है। तो क्या तरंग दैर्ध्य दी जाए तो हम ऊर्जा निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर ऊर्जा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 12400, क्यों? क्योंकि एमस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, बटे में 4000 नैनोमीटर, 0.00000 3.1 आ गया। अच्छा सर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन है। हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएंगे ही आएंगे, और कितनी ऊर्जा से आएंगे? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आएंगे। अरे बोले मेरे लाला, क्लियर है मामला? एकदम आसान आसान से क्वेश्चन से थोड़ा धीरे 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 बढ़ेंगे रे बाबा। अच्छा चलो ये वाला सवाल करके बताओ, यदि एक धातु का कार्यफलन, ये तो अब आसान है, करके बताओ, धातु का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अंतक तरंग दैर्ध्य, मतलब कि जैसे हमने निरोधी विभव निकाला था, तो निरोधी विभव है, निरोधी विभव की के संगत जो तरंग दैर्ध्य होगी उसे हम अंतक तरंग दैर्ध्य या निरोधी तरंग दैर्ध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा क्या होगा? डी होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकाला बच्चों ने। हमें बोला है कि यहां पर फिर से फॉर्मूला क्या है? ऊर्जा। देख आसान सा फॉर्मूला एच बटा लैम्डा होता है, 12400 अपॉन में लैम्डा होगा। अब हमें लैम्डा निकालना है, ऊर्जा दी गई है। सर ये ऊर्जा को कभी आप कार्यफलन को भी लिख देते ऊर्जा? हाँ कार्यफलन की ऊर्जा ही है ना यार, ऊर्जा का फॉर्मूला एच बटा लैम्डा, और अगर इसमें कार्यफलन होगा मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसके लिए एच बटा लैम्डा ही करना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन दिया तो दिया, नहीं दिया तो कर लो सॉल्व। तो यहां पर अब हमें लैम्डा निकालना हो जाएगा 12400 अपॉन में 4.2। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सर वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व। कोई बात नहीं, डोंट नो टू डू दिस। 12400 अपॉन में 4 कर ले, कितना आएगा ये अप्रोक्सीमेटली? सर ये 3100 एमस्ट्रॉन्ग। 3100 से थोड़ा सा, देख तूने न्यूमरेटर को कम किया, मतलब आंसर ज्यादा आ गया है, उससे थोड़ा सा कम फोर्थ आंसर होगा डी। 99.99% बच्चों ने सही बताया। ओही सर डर गया मैं तो, ओही सर मैं तो डर गया। अब चलो कोई नहीं, अब तो हमें कूदना ही पड़ेगा। चलो कूदने से पहले एक और सवाल कर लेते हैं। देखो अब इसके बाद में हम जिन सवालों के प्रकार में कूदेंगे वो सारे सवाल एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल कर लेते, फिर उसके अंदर हमें कूदना पड़ेगा, छलांग लगानी ही पड़ेगी। हाँ भाई एक और सवाल पढ़ो, आंसर बताओ। अच्छा सवाल है, ग्राफ जिसको अच्छे समझ में है वो बातें कर लेगा। क्वेश्चन में बोला है ए तथा बी विभिन्न आवृत्तियां तथा विभिन्न तरंग दैर्ध्य के आपतित विकर्ण को प्रदर्शित करती है। ए समान आवृत्ति और विभिन्न तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं, और बी और सी विभिन्न तीव्रता है और विभिन्न आवृत्तियां है। बी और सी समान आवृत्ति और विभिन्न तीव्रता है। तो जल्दी से बताना है क्या होगा यहाँ पर। AIPMT 2009 का सवाल है, नीट 2024 में आएगा। चल ओके सर, वेरी गुड। व्हाट इज द सवाल? हाँ मतलब कुछ नहीं, ग्राफ देखना है और बताना है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखिए सर ये ए और बी में संतृप्त धारा अलग अलग है लेकिन निरोधी विभव समान है, मतलब ए और बी की आवृत्ति समान है। आवृत्ति समान, पहली बात। दूसरी बात सर सी और बी के लिए धारा समान है, मतलब सी और बी की तीव्रता समान है। इतनी सी बात थी। तो अब बता दो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ए और बी की समान आवृत्ति है, हाँ सर, और विभिन्न तीव्रता है, बिल्कुल सही बात। बी है ना, 99% बी बोल रहे थे इसलिए मैंने बी ही कर लिया। बाकी क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में बोला वक्र ए और बी की विभिन्न आवृत्ति नहीं सर, ए और बी की समान आवृत्ति है। बी और सी विभिन्न आवृत्ति नहीं सर, बी और सी की विभिन्न तीव्रता नहीं सर, बी और सी की तीव्रता समान है। डी में बोला बी और सी समान आवृत्ति नहीं सर, बी और सी समान आवृत्ति नहीं है, ए और बी समान आवृत्ति है। होमवर्क का क्वेश्चन। चलो ओके, हाँ भाई अब हमें लगाने होंगे गोते ही गोते।
अब देखो ये आगे एक क्वेश्चन बन गया ना, एक टाइप का क्वेश्चन बना दूंगा इनमें से मैं आपको, तो बाकी सारे अपने आप आपसे बन जाएंगे। 1 2 3 4 5, अच्छा ये 4 भी नहीं हुआ, 4 से कर लेते हैं हम। देखो क्या है ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एक ही टाइप के, मतलब आप ये मानो हर साल पिछले 20 साल में हर साल जो सवाल है उसमें यही आया। पिछले साल जो सवाल था जो गलत था वो भी यही सवाल था, है ना। तो क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है कि जब आपतित विकिरण की ऊर्जा को 20% बढ़ा दिया जाता है तब धातु की सतह से उत्सर्जित फोटोन की गतिज ऊर्जा 0.5 से बढ़कर 0.8 हो जाती है, तो कार्यफलन क्या होगा। मतलब देखो 3 चीजें हैं, एक ऊर्जा, एक कार्यफलन और एक अधिकतम गतिज ऊर्जा। कार्यफलन कुछ भी कर लो सेम रहता है, कार्यफलन कुछ भी कर लो सेम ही रहता है। तो यहां पर अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि आपतित ऊर्जा 20% बढ़ाती गई है। तो अगर मान के चलो पहले ऊर्जा E थी तो अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या थी सर, अधिकतम गतिज ऊर्जा ये बोला है ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा बोली गई, ये थी से ये हो गई। तो फॉर्मूला क्या सर, फॉर्मूला है अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी आपतित ऊर्जा माइनस कार्यफलन, माइनस कार्यफलन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, है ना। अब हमें जितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे उनमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे। तो इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.5 थी, आपतित ऊर्जा को E बोल देते हैं, माइनस कार्यफलन 5 होगा। ये केस नंबर 1 बन गया। अच्छा सर, सेकंड केस में बोला है कि 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है, लेकिन अब इसके लिए आपतित विकिरण 20% बढ़ा दी। अच्छा E का 20%, E का 20%, तो E का 20% जो हो जाएगा वो E इंटू 20/100 हो जाएगा, या 0.2 E। तो बढ़कर कितना हो जाएगा, बढ़कर हो जाएगा 1.2, मतलब 0.2 बढ़ा, तो टोटल हो गया E प्लस 0.2 या 1.2 E माइनस 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों को माइनस कर लो, कहानी खत्म, पैसा खत्म। आप E भी निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? यही पूछा है। 2 इक्वेशन बनाओ, आंसर लाओ, 2 इक्वेशन लाओ, आंसर लाओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे लिख देता हूं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। E माइनस कार्यफल, तो क्या करते हैं हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 0.8 माइनस 0.5 करेंगे 0.3 आ जाएगा। अच्छा 1.2 माइनस E करेगा तो 0.2 E आ जाएगा, और ये हो जाएगा सर 5 माइनस प्लस कट गया, तो ये तो सर 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये कटेगा तो 3/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E आ जाएगा। E की वैल्यू होगी, E की पूछी, E की वैल्यू कितनी है, 3.2 या 1.5 बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल सर, लेकिन E नहीं पूछा है सर मुझसे। टिक मत कर देना, ऑप्शन में है 1.5, ये टिक नहीं करना है सर। तो क्या टिक करना है हमें, क्या टिक करना है, तो अब हमें सर फाई की वैल्यू निकालनी है, फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, ऊर्जा के लिए h इंटू लैम्डा, hc/λ मैं लिखूंगा, h इंटू न्यू मैं लिखूंगा, लेकिन जो पूछा उसके हिसाब से करूंगा ना बेटा। आवृत्ति के लिए बोलता तो h न्यू लिख देता, लैम्डा बोलता तो hc/λ लिख देता, लेकिन अभी उसने क्या बोला, ऊर्जा बोली तो E लिख दिया, उसमें क्या है, घबरा क्यों रहा है तो इतना सा। देख हाँ भाई, E की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लो। 0.5 बराबर होगा 1.5 माइनस 5, तो यहां से सॉल्व करोगे 5 की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। ये ही क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार के, घुमा घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हम। क्लियर है, आ गया सभी को समझ में, बड़े आगे क्लियर है मामला। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यही घुमा घुमा के दिया जा रहा है। क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास यहाँ पे प्रतिशत, देख पहले वाले में प्रतिशत परिवर्तन दिया था, अब दूसरे वाले में देख क्या बोला, दूसरे वाले में बोला है ये 2015 में पूछा क्या कि किसी प्रकाश विद्युत पृष्ठ को लैम्डा और λ/2 तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाशों से प्रदीपित किया जाता है। यदि उत्सर्जित प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान दूसरी दशा में पहली दशा से 3 गुना है। सवाल ध्यान से पढ़ो, एकदम आसान सवाल होता है। तो उस पृष्ठ के पदार्थ का कार्यफलन क्या होगा। सेम कंडीशन, देख क्या बोला, आसान शब्दों में बताता हूं। इसमें बोला था 20% बढ़ाने से 0.5 से 0.8 हो गई, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमने लैम्डा का मान कम कर दिया, लैम्डा का मान कम किया मतलब ऊर्जा बढ़ गई,
तो जब ऊर्जा दुगनी कर दी, मतलब देखिए लैम्बडा आधा किया मतलब ऊर्जा दुगनी हो गई, तो वहां से जो बाहर आ रहा था इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 3 गुना हो गई। तो कार्यफलन बताना है, मतलब वही इक्वेशन 2 बार फिर से लगानी है। कौन सी इक्वेशन सर? अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होती है ऊर्जा माइनस कार्यफलन। ठीक है, तुम चाहो तो hc बटा लैम्बडा वाला फॉर्मूला लगाओगे इसमें अब, क्योंकि ऊर्जा लैम्बडा के पदों में दी हुई है। तो अब क्या है सर, पहले वाले कंडीशन बोला कि अधिकतम गति ऊर्जा की ई हो गई, ऊर्जा हो जाए hc बटा लैम्बडा माइनस कार्यफलन। ये कंडीशन नंबर 1 बोल दी, क्योंकि लैम्बडा हमें तरंग दैर्ध्य दिया गया है। दूसरी कंडीशन में होगा कि सर 3 गुना हो गई है गतिज ऊर्जा, 3 गुना हो गई है गतिज ऊर्जा, 3 गुना हो गई है गतिज ऊर्जा, बराबर होगी hc बटा लैम्बडा, लैम्बडा होगा लैम्बडा बटा 2 माइनस कार्यफलन। ये दूसरी कंडीशन। बस इन दोनों से सॉल्व कर लो, इन दोनों से सॉल्व कर लो बस। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं, तो ऐसा भी कर सकते डायरेक्ट कि सर अच्छा ये लैम्बडा आधा हुआ है, मतलब ऊर्जा यहाँ पे ई होगी, यहाँ पे 2e हो जाएगी, डबल लिख लेते सीधे सीधे। चल अभी तो हमें फाई निकालना, तो कैसे निकालेंगे सर? ये वही वाली बात है, इसलिए देखो 2 पलटी करके ऊपर चले जाए, तो हो जाएगा 2hc बटा लैम्बडा माइनस फाई बराबर होगा 3 काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, ये वाली इक्वेशन को फिर से मैं नीचे लिख देता हूं ताकि हम सॉल्व कर पाए। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा hc बटा लैम्बडा माइनस कार्यफल। ठीक है, इसको उठा के नीचे रख दिया। क्या होगा अब यहां पर? माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा सर, ये यहां से सर कितना निकल गया? ये 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो ये hc बटा लैम्बडा बचा। ओके सर, तो हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो खुद hc बाय 2 लैम्बडा है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या आ गई? गतिज ऊर्जा आ गई सर यहां से। या देखो तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हें बस इतना पता चल गया कि hc बटा लैम्बडा की वैल्यू 2 काइनेटिक एनर्जी, hc बटा लैम्बडा की वैल्यू 2 काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो तुम चाहो तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये इस ढागे इसमें रख दो, पहली में रख लो, दूसरी में रख लो, जिसमें रखना उसमें रखकर फाई की वैल्यू निकाल लो। तो कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी सर? तो यहां पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी hc बटे में 2 लैम्बडा। ओके सर, तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट में रख दो। देख 2 इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, उससे आंसर आएंगे। यही हर साल यही पूछता, इसमें एक ही सवाल आ रहा है, थोड़ा बहुत कभी चेंज होता है, बाकी 99% चांस है कि यही सवाल आएगा। देखो तो ये हो जाएगा hc बटा 2 लैम्बडा। अच्छा सर, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी रहा बाबा? hc बटा 2 लैम्बडा। ओके सर, सो व्हाट वी डू, आई डू, यू डू, वी डू, वी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाई? तो सर यहां पर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से अगले पेज पे देखते, जगह है क्या हमारे पास? नहीं है जगह, यही करना पड़ेगा। गुचर पुचर गुचर पुचर। हाँ भाई, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी सर? यहां पर काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, इस इक्वेशन से मैं कर रहा हूं सॉल्व। तो मैं लिखूंगा सर यहां से hc बटे में 2 लैम्बडा बराबर होगा hc बटे में लैम्बडा माइनस कार्यफलन। इसे इधर ले जाओ, उसे उधर ले जाओ, तो कार्यफलन हो जाएगा hc बटे में लैम्बडा माइनस hc बटे में 2 लैम्बडा, मतलब 1 में से आधा गया, तो 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, hc बटे में 2 लैम्बडा बचेगा, hc बटे में 2 लैम्बडा बचेगा। ऐसा बोर्ड में आया था? अच्छा बोर्ड में आया था, स्पेलिंग मिस्टेक खतरनाक करते तुम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन। अब देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, मैं बस ये सवाल बताने आया हूं, और ये वाले सवाल एक ही जैसे हैं। AIPMT 2012 में क्या पूछा गया? देखो भैया सवाल, व्हाट से सवाल सर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन, देख अब ऊर्जा डायरेक्ट दे दी है, फोटोन विकिरण एक के बाद एक किसी प्रकाशग्रही या संवेदी पृष्ठ पर प्रदर्शित किए जाते हैं। बोल दिया कार्यफलन 0.5 है, और क्या भगवान से मिलोगे? तो बोला है कि इनके द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल का अनुपात बताइए। अधिकतम चाल का अनुपात, तो पहले अधिकतम चाल निकालनी पड़ेगी सर। अधिकतम चाल किससे निकलेगी सर? सर फार्मूला इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, व्हाट से यू, आई से सेम, E - 5 होता है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर? पता नहीं। चलो केस नंबर 1, जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दिया, आधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन में चले गया, तो काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी को मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? हाफ mv² भी तो लिख सकता हूं मैं इसे। क्यों? क्योंकि चाल पूछी, चाल ये हाफ mv² से। क्लियर है मामला?
उड़ान में इस संडे टेस्ट नहीं है, ओनली आरएम बैच टेस्ट दिस संडे, एंजॉय। हाँ भाई, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होगा सर 1 माइनस 0.5, कितना बचेगा सर? दिस विल बी सर 0.5 हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा V1 बोल देता हूं इसे, V1। अच्छा V2 कितना आ जाएगा? V2 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सर हाफ एम V2 का स्क्वायर बराबर होगा 2.5 माइनस 0.5, ये हो जाएगा हाफ एम V2 का स्क्वायर बराबर होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। दिस इज 2, दिस इज 1, डिवाइड देम, सॉल्व, यू गेट आंसर। तो ये हो जाएगा सर 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या करेंगे सर? अनुपात पूछा तो V1 बाय V2 बचेगा, यहां से V1 का स्क्वायर बाय V2 का स्क्वायर बराबर होगा 0.5 बटे में 2, 0.5 मतलब 1/2 बटे में 2, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये V1 बाय V2 का स्क्वायर है, तो V1 बाय V2 कितना आएगा? V1 बाय V2 आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सेकंड इज द आंसर। अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक करवाता हूं, संडे टेस्ट नहीं हो रहे हैं। चलिए आ गया सवाल का जवाब सभी के पास। चल अगला सवाल 2012 2011 सेम सवाल, क्या करें अब हम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखते जाते हैं, एक बार तो हम क्लियर करेंगे। 5 6 6 7 8। चलो 2005। Why we do such type of questions, sir? I don't understand. नीर 2023 डिक्टो कॉपी पेस्ट सवाल। I will show you. You first do this सवाल। सवाल पढ़ो, जल्दी से जवाब बताओ। ए, बी तथा सी के लिए कार्यफलन 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार जो धातु 4100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के विकिरण के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, वो कौन सी होगी? मतलब सर क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है कि 4100 एंगस्ट्रॉम वाली या इतने लैम्डा वाली इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकती है, तो इसकी ऊर्जा कितनी है? इसकी ऊर्जा यही इसका कार्यफलन होगा, और जगह 12400 में 4100। अरे सर दिस इज व्हाट वी सॉल्व। हाँ भाई कितना आ जाएगा ये? लगभग सर 40 मान लो, तो 40 अगर तो 3.1 सर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो है वो बाहर आ पाएगा। अच्छा बस का कार्यफलन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कौन बाहर निकाल पाएगा सर? क्या 1 पॉइंट, तो यहां पर विकिरण, अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट ना, तो यहां पर बोला आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार धातु जो 4100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के विकिरण के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर पाएगा, है ना। एक्चुअली ये कार्यफलन नहीं है, ये हमने जो फोटोन फेंका उसकी ऊर्जा है। तो हमने जो फोटोन फेंका उसकी ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और कार्यफलन कितने दिए हुए? कार्यफलन ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है। तो सर हमारे पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो इसमें इसके तो आगे है, इसके भी आगे, इसके आगे नहीं है सर। तो ए और बी में से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि यहां पर हम ऊर्जा दे रहे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको कितनी चाहिए? 1.92। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके शादी डन। 5 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये बीएमडब्ल्यू का गांव, यहां नहीं होगा काम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कौन बता पाता है। देखिए अब इसमें लैम्डा ही लैम्डा दिया हुआ है। क्या बोला है कि किसी धातु के प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य 200 नैनोमीटर है। 100 नैनोमीटर के विकिरण से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होगा?
तुम लोग कुछ बच्चों ने, मेरे को समझ नहीं आता, अगर तूने इतनी अमीरी दिखा के 2-2 3-3 बैच ले डाले हैं, तो अगर किसी बैच में कुछ नहीं चल रहा है तो इस बैच से पढ़ ले यार, है ना। ये कुछ बच्चे फिर अब बोल रहे सर उस बैच में वो वाली क्लास नहीं आ रही, तो बेटा जो पुराने बैचेस थे उनमें 90% बैचेस में सिलेबस खत्म हो चुका है, इसलिए उनकी क्लासेस नहीं आ रही है। अब देखो यहां पर बोला है 200 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सर 200 नैनोमीटर की अधिकतम तरंग दैर्ध्य, मतलब फाई की वैल्यू जो होगी वो hc बटा लैम्डा सर, या 12400 नहीं नैनोमीटर, 1240 अपॉन में 200, ये कट गया तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन है। आपने कितना दिया? 100 नैनोमीटर दिया सर, हमने तो सर 100 नैनोमीटर दिया है, तो कैसे पता करेंगे? 6.2 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, तो अब हमने जो ऊर्जा दी है वो होगी, ये लैम्डा नॉट लिख देते, हमने तो 100 नैनोमीटर दिया सर, 1240 अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दिया है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी? तो ऊर्जा जो आएगी सर वो होगी हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा मतलब माइनस कार्यफलन, तो 12.4 माइनस 3.1 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है ये? अच्छा एक मिनट रुपया, यहाँ पे ना 6.2 आएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट अ करेक्शन, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर? ये उसका डबल, ये तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया हमारा। हाँ, हम 2-3 मिनट और इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, चलो जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, नीट 2018 का सवाल में क्या बोला है? जब किसी धातु के पृष्ठ पर आवृत्ति 2 म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट दहली आवृत्ति है, कि प्रकाश को आपतित करते तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग या अधिकतम चाल बोला ना v1 है। जब बेटा 12400 जब एंगस्ट्रॉम में हो तब करना है, 1240 नैनोमीटर में हो तब करना है ना। देख ऑब्वियस सी बात है, छोटा लैम्बडा, तो कितनी बार बताएगा रे अपन यहाँ पर 1240 लैम्बडा नैनोमीटर में कब रखना होगा? तेरे को कैसे पता चले नैनोमीटर हो रहा है यहाँ पर, या 12400 एंगस्ट्रॉम में रखना होगा? कैसे पता चलेगा सर हमें? तो ऑब्वियस सी बात है, लैम्बडा छोटा मतलब ऊर्जा ज्यादा। क्या बोल रहा हूँ? लैम्बडा छोटा मतलब ऊर्जा ज्यादा। तो जब तू यहाँ पे छोटा, यहाँ ये लैम्बडा छोटा है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होना चाहिए, तो 12400 आएगा। ये लैम्बडा बड़ा है, नैनोमीटर बड़ा है ना एंगस्ट्रॉम से। कुछ भेजे में घुस रहा है यहां पर, ये नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम छोटा होता तो इसकी ऊर्जा ज्यादा, तो 12400 कर ले। नैनोमीटर छोटा, ये नैनोमीटर बड़ा है इससे, तो 1240 कर ले। ऐसा याद रख ले, एसपी स्टार देख यहां पर। हाँ भाई, नीट 2018 में क्या पूछा सवाल ने बोला कि यहां पर हमारे पास 2 म्यू नॉट आवृत्ति है और म्यू नॉट दहली आवृत्ति हो जाए, तो उस कंडीशन में अधिकतम वेग v1 है, मतलब कि ऊर्जा सर वही कहानी, हर बार वही जुबानी, E-5 होगा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम गतिज ऊर्जा के हाफ mv1 का स्क्वायर, और यहां पर हो जाए। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलता कौन सा फॉर्मूला याद करना है? क्या मैं रट कर आया हूं? क्या मैं 2018 से यही सवाल हर बार रट रहा हूं? हाँ रट तो रहा हूं, लेकिन ये बात मुझे ये भी समझ में आती है कि सर आवृत्ति दी तो h इंटू म्यू नॉट लिखना पड़ेगा, माइनस h, f लिखो म्यू लिखो, बात बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 124, यस अरे 1240 नहीं आएगा, हाफ mv1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है? 2 में से एक गया, एक बचा, h म्यू नॉट। ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन में पहली बात। दूसरी बात, जब आपतित आवृत्ति 5 म्यू नॉट कर दी जाती है तो क्या होगा? ओके सर, हाफ mv2 का स्क्वायर बराबर होगा ई कितना है? अब 5 म्यू नॉट कर दिया, तो h इंटू 5 म्यू नॉट माइनस कार्यफलन तभी भी उतना ही होगा, क्यों? कार्यफलन थोड़ी ना बदल सकता है। तो कितना आ जाएगा? यहां पर हो जाएगा हाफ mv2 का स्क्वायर बराबर होगा 5 में से एक गया, एक बचा, 4 बचा। इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड बोथ दी इक्वेशन, v1 बटा v2 का स्क्वायर कमिंग, तो दिस होइंग 1/4
ये तो हम याद करके आएंगे। तो यहां से V1 बाई V2 कितनी आ जाएगी? V1 बाई V2 हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। अंसारी बेटा, हो सकता है कि फिजिक्स का सिलेबस बचा हो, केमिस्ट्री का बचा और बायो की सिलेबस खत्म हो गई होगी। चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नीट 2017 में, नीट 2016, एक बार नीट 2016 का कर लिया पहले हम, है ना? तो थोड़ा सा चलो 13 वाली कर लेते, नीट 2017 वाला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है चांदी, अच्छा हमें बोला चांदी के लिए दहली आवृत्ति 3250 इंटू 10⁻⁻10 लैम्डा, सॉरी 10⁻⁻10 मीटर है। मतलब एक तरीके से एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। अरे मुकेश भैया, एसपी स्टार से ही कर रहे हैं ये सब कुछ, इक्वेशन लगानी और 2 बार सॉल्व करना है ना? एक एसपी स्टार था जो तुम छोड़ आए, जो 5वीं 6वीं में सिखाया गया था। चलो, जब 2 इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई गई थी। अब बोला है 2536 लैम्डा, मतलब ये एक और लैम्डा दिया गया 10⁻⁻10 मीटर तरंग दैर्ध्य की पराबैंगनी प्रकाश द्वारा चांदी के पृष्ठ से निष्कर्षित इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा। आसान सवाल है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज दिया हुआ है, ठीक है? तो कैसे करेंगे सर? देखो, अब उसने तुम्हें H की वैल्यू दी गई है, C की वैल्यू दी गई है ना? उसने देखो H की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। तो आप चाहो तो पूरा सॉल्व करो, ये आपको पता है क्या कि सर अगर मेरे को लैम्बडा दिया तो मैं सीधे सीधे क्या निकाल सकता हूं? ऊर्जा निकाल सकता हूं। मेरे पास है 12400 अपॉन में लैम्बडा वाला फॉर्मूला। क्यों? ये देख, ये और ये मल्टीप्लाई करेगा तो यही तो बनेगा जो हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है? तो एक तरीके वही बात है। चल बताओ, आगे करेंगे। क्या होगा अब? तो यहां पर ओके, हमें पहले बोला कि दहली तरंग दैर्ध्य, तो फाई निकल जाएगा पहले हमारा 124। अब क्यों ये मत पूछ लेना है ना कि सर आप यहां पर लैम्बडा या फाई निकाल रहे हो, तो फाई के लिए भी यही वाला क्यों यूज कर रहे हो, है ना? जब से आऊं 1 घंटे से एक ही माला जप रहा हूं मैं। यहां पर क्या होगा? इसको काटोगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो 1240 अपॉन में 325, ठीक है? चलिए आगे क्या होगा? आगे दूसरे वाले में हमें अब ऊर्जा निकालनी है। तो हमने कितने का देखा? 12400 अपॉन में 2536। अच्छा, 10⁻⁻10 कहां जा रहा है? वो एंगस्ट्रॉम में चलेगा। इसको सॉल्व करोगे ऊर्जा आ जाएगी। फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो अधिकतम गतिज ऊर्जा की। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है सर E - फाई। E ऊपर है, फाई ऊपर निकालो, फिर गतिज ऊर्जा होती है 12 mv²। फिर वहां से सॉल्व करके आप V का मान निकाल सकते हो, ठीक है? और अगर ऐसा सवाल नीट में आ जाए तो आप उसे सॉल्व नहीं करके आओगे। क्यों सर? देखो, चक्कर यह है कि अगर आप ऐसे सवाल नीट की परीक्षा में सॉल्व करने बैठ गए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय बच गया कभी गलती से जिंदगी में, तो ही कर आना, वरना अगर आप ऐसे सवाल नीट की परीक्षा में कर आओगे तो आप बाकी और कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप इस क्वेश्चन में E की वैल्यू निकालोगे, फाई की वैल्यू निकालोगे, तो यहां से ये वाला कैलकुलेशन कैसे करोगे? ऐसे ही घबरा जाओगे। ये क्वेश्चन और कैलकुलेशन और खतरनाक। फिर इनको माइनस करना है और उसके बाद में V की वैल्यू निकालनी है। और ऑप्शन देखो तो और खतरनाक, 0.6 10⁻⁻6, 6 × 10⁵, ऑलमोस्ट करीब ऑप्शन है ये सर। ये भी 6 × 10⁻3 है, 0.3 × 10⁻6 है। तो ऑप्शन भी कोई तो बहुत दूर नहीं दिए हुए तुम्हें। तो अगर इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो बेस्ट है आप उसे बोले
थैंक यू, आप आए हमारी जिंदगी में, लेकिन हमें ये पसंद नहीं आया आप हमारी जिंदगी में आए। ठीक है, तुक्का मत मार देना, तुक्का नहीं मारना है ना, छोड़ दो, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो यही बात अभी मैं कर रहा हूं, मैंने बता दिया तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन आप इसे ना ही सॉल्व करो तो बेहतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 14। ओह सर धक धक हो रहा है मेरे को, नीट 2016 आ चुका है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ था। नीट 2016 में थोड़ा आसान था, नीट 2017 में डिफिकल्ट सवाल था, सबसे अजीब सवाल और बेंडा सवाल। बेंडा तुम लोग समझते हो क्या होता है ना, जिसकी ना तो शकल अच्छी, ना तो सूरत अच्छी, ना तो जो बोल ढंग का सकता है, वो बेंडा आदमी कहलाता है। तो ये वैसा ही था, है ना। ये सवाल जो है, ये ना तो शकल अच्छी, ना तो सूरत अच्छी, ना तो आंसर अच्छा आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मैं जानबूझ के वाला क्वेश्चन लाया था ताकि आपको ये बता पाऊं कि ऐसा भी हो सकता है नीट के एग्जाम में। अगर ऐसा होता है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, जब किसी धात्विक पृष्ठ को लैम्बडा की विकिरण से प्रदपित किया जाता है तो निरोधी विभव V हो जाता है। अब निरोधी विभव दिया हुआ है ना, यदि किसी पृष्ठ को तरंग दैर्घ्य 2 लैम्बडा की विकिरण से प्रदपित किया जाता है तो निरोधी विभव V/4 हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, देख ध्यान से, लैम्बडा घटा नहीं, लैम्बडा बढ़ा, हाँ, तो लैम्बडा बढ़ा मतलब ऊर्जा घटी, तो ऊर्जा घटी तो निरोधी विभव भी घट गया, निरोधी विभव भी घट गया। ठीक है, तो क्या होगा, इस धात्विक पृष्ठ की दहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। अगर मैं ये नहीं कर आया तो अच्छा, अगर किसी को लगता है कि यार ये मास्टर तो बहुत ही बुरा आदमी है यार, ये हमको बोल रहा सवाल छोड़कर आ जाओ नीट के पेपर में, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये वाला सवाल अगर एसपी सर बता देते तो मेरे 720 में से 720 नंबर आ जाते, और सर ने ये अलग सवाल छुड़वा दिया इसलिए मेरे 716 नंबर आएंगे सर। और 716 नंबर सर मतलब आपको पता है मैं AIR 1 लेकर आने वाला था, अब मेरी AIR 9, 10, 12 हो सकती है। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो सॉल्व करके हमें आंसर बता दे। क्यों, क्योंकि जो 720 में 720 लाएगा उसको ले, तो वो आसान कैलकुलेशन है ना, तो कर ले बेटा तू। देख तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि उसके 4 नंबर मैं ला दूंगा, ना 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 ना, वो भी तुझे ही ला के देना पड़ेंगे। अब सॉल्व कर ले, देख यहां पर, लेकिन उसके लिए बात जरूरी है कि 715 पहले लाकर बता दो, 4 टेस्ट लगातार 715, है ना, तो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 720 में 720 आ जाएंगे फिर नीट में। मुझे 720 लाना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अभी अगली बार जब चुनाव होंगे तो मैं चुनाव में खड़ा हूंगा मोदी जी के सामने, है ना, पहले मुख्यमंत्री बनने का ट्राई करूंगा, नहीं बना तो अगली बार मुझे प्रधानमंत्री बनना है। ठीक है, तो तेरे 720 में 720 भी लाना है तुझे इसे। चलो, हमें क्वेश्चन में बोला है कि जब किसी धात्विक पृष्ठ को लैम्बडा की विकिरण से, अच्छा ये वाला सवाल में क्या करना होगा, तो हमें बताया सर ऊर्जा बराबर होती है, ऊर्जा बराबर होती है या काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ऊर्जा माइनस कार्यफल। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये ई गतिज ऊर्जा जो है वो क्या निरोधी विभव दिया हुआ, तो निरोधी विभव के संबंध में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E × V, निरोधी विभव बराबर होगा तरंग दैर्घ्य लैम्बडा, तो ये हो जाएगा hc/λ माइनस कार्यफल। यह बनी इक्वेशन नंबर 1। क्या सभी को समझ में आ गया। हमें दहली तरंग दैर्घ्य निकालनी है, मतलब मुझे पहले कार्यफलन निकालना पड़ेगा, फिर उससे दहली तरंग दैर्घ्य निकलेगी। चलिए अगला क्या होगा, अगला अब बोला है कि यहां पर अगर लैम्बडा डबल हो गया तो निरोधी विभव 1/4 हो गया, तो V/V/4 हो गया जब हमारे पास HC/2 लैम्बडा हो गया, माइनस कार्यफलन ये नंबर 2 हो गया। तो कार्यफलन कितना आएगा ये निकालो सबसे पहले इससे, तो क्या होगा है ना, यहां पर हम इन दोनों को एक बार माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास देखो सेम कंडीशन, माइनस करो 5 की वैल्यू आ जाएगी। ये मतलब पहले ई और HC की वैल्यू के पदों में कुछ संबंध बनेगा, उससे फिर 5 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो पहले एक बार माइनस कर देते हैं हम, टडंग टडंग टडंग, ये तो सर कट गया, ये HC/λ, ये HC/HC/2λ, तो आधा हो जाएगा तो HC/2λ बच जाएगा।
आई बात समझ में? ये हो जाएगा एच सी बटा, ये है एच सी बटा लैम्डा, एच सी बटा बाय 2 लैम्डा, तो माइनस करेंगे तो एच सी बटा 2 लैम्डा बचेगा। ये ईवी है, ईवी बटा 4, तो 3 ईवी बटा 4 बचेगा। सॉल्व कर यार एक बार, ये एक में से 1/4 बचा, 3/4 बचा, यहां से कट गया, तो यहां से 3 बटा 2 ईवी बराबर आ गया एच सी बटा लैम्डा आ गया सर। ओके, ये एक संबंध बना। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो फाई चाहिए सर। अब फाई जो है ना सर लैम्डा के पदों में चाहिए। फाई किसके पदों में चाहिए? लैम्डा के पदों में चाहिए। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, ईवी की जो वैल्यू आ जाएगी सर वो आ जाएगी 2/3 एच सी बटा लैम्डा। ये उठा के यहां पर रख दो, आगे बढ़ जाओ, कहानी खत्म, पैसा खत्म। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लिया सॉल्व। ए आ रहा है, हाँ ए ही आएगा 99%। देखिए ये हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया था, फर्स्ट में ईवी बराबर होगा सर एच सी बटे में लैम्डा माइनस 5। तो यहां क्या हो जाएगा, ईवी की जगह लिखेंगे 3/2, ईवी की जगह लिखेंगे हम 2/3 एच सी बटे में लैम्डा, ये हो जाएगा एच सी बटे में लैम्डा माइनस 5। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी एच सी बटे में 3 लैम्डा। कैसे आता है सर? तुझे गणित नहीं आता है तो मैं क्या करूं यार। ये एक में से 2 तिहाई गया, 1 तिहाई बचा सर। आंसर तो आया ही नहीं, उसने लैम्डा पूछा हुआ है, लैम्डा नॉट पूछा हुआ है, तो इसके 5 भी क्या है, 5 भी एच सी बटा लैम्डा ही होता है। ओह, ये दीवारें भी वही बोल रही है सर, बस करो, एक ही बात कितनी बार बोलोगे। 5 भी एच सी बटा लैम्डा ही होता है, तो ये लैम्डा नॉट लिख दिया हमने से, एच सी से एच सी कट गया, 3 लैम्डा आंसर आ गया। तीन लैम्डा इज वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। चलो भैया, कहानी खत्म हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो नीट 2023 का सवाल आ गया वो एक बार मैं आपको बता देता हूं फिर से, ताकि ये ना लगे कि नीट 2023 अरे यार। मैं अब यह 20 वाली क्लास नहीं लूंगा, आई डोंट लाइक दिस क्लास, क्योंकि इसमें क्लास शुरू करने का प्रेशर, क्लास खत्म करने का प्रेशर, बहुत प्रेशर है सर जिंदगी में। इतना प्रेशर नहीं होगा। तो अब 10 मिनट बच गए, 10 मिनट में क्या कर लेंगे हम, 10 मिनट में टॉपिक थोड़ा खत्म हो जाएगा हमारा। चलो झलक दिखला दो तो कर ही देंगे, फिर उसके क्वेश्चन बच जाएंगे। बहुत समस्या है जिंदगी में। अब फिर निकल तो नया चैप्टर पढ़ना है हमें। चलो एक बार पहले ये तो खत्म करें अपन। अच्छा, वेव के बाद में न्यूक्लियर डल गया है पीडीएफ में, पहले डलना चाहिए था एटम, फिर डलना चाहिए था न्यूक्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप संपूर्ण फिजिक्स सॉल्व करोगे तो उसमें देख लेना रेडियो सक्रियता के सवाल दिए हुए वो नहीं करने हैं, और फोटो ये मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जो चैप्टर दिया गया है ना। अच्छा, कोई बच्चे हो सकते हैं जो मुझसे पूछे हुए कि सर हमारे फिजिक्स के मॉड्यूल में तो दिया ही नहीं है ना, हमें तो दिया ही नहीं है कुछ भी, ये वाला चैप्टर मिल ही नहीं रहा है। तो मॉड्यूल में एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, उसके अंदर एटम और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो हमने पढ़ा वो दोनों ही है। ठीक है, चलिए हाँ, तो अभी जो प्रीवियस ईयर सवाल है वो मैं एक बार आपको करवा देता हूं, सारे के सारे ही हो गए। मतलब मैं बस आपको जो लेटेस्ट सवाल है 2023 वाले वो एक दो दिखा देता हूं, ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ पढ़ा तो पूरा है आदमी ने, हम ही मेहनत कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए, आप भी पूरी मेहनत करो।
देख रहे हो कितने प्रीवियस, मतलब इसके इतने सारे प्रीवियस ईयर सवाल है कि तुम उसके प्रीवियस ईयर सवाल ही कर लोगे ना तो उसी में तुम्हें लगेगा है। देखो नीट 2023 का सवाल एग्जैक्ट वैसा का सवाल है, अभी हमने एक पीवाईक्यू किया था। यहाँ पे हमारे पास 3 धातु दिए हुए और ये उससे आसान है, उसमें लैम्बडा दिया हुआ था, फिर हमको बताना था कि ए और बी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। इसमें आसान सी बात बोली, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम 3 धातु दिए, इनके कार्यफलन दिए गए और बोला आपतित विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन यह प्रकाश उत्सर्जित यहां पर कौन से प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सीजियम 2.14 दिया हुआ है और यहां पे 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश है। तो कौन सा धातु जो होगा उससे प्रकाश निकल पाएगा? सर केवल सीजियम से निकल पाएगा। आसान सा सवाल, सीजियम सही जवाब होगा। अच्छा 2022 में, है ना, लास्ट ईयर में आपको बोला था एक सवाल नीट वालों ने गलत दे दिया, मॉड्यूल में डला हुआ है सवाल, एक बार सवाल पढ़ो और देखो क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्यों गलत है पहले ये भी हमें समझना होगा। देखो ये वाला जो सवाल है ये एग्जैक्टली नीट 2016 का जो सवाल था ना उसी की कॉपी करने चाह रहे थे। ये क्या करना चाह रहे थे, नीट 2016 में भी हमने सवाल किया कि सर लैम्बडा को अगर हमने डबल कर दिया तो निरोधी विभव 1/4 हो गया। एग्जैक्ट यही सवाल ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि यह आवृत्ति के ऊपर सवाल बना रहे हैं। ठीक है, सवाल में बोला है कि जब किसी प्रकाश विद्युत धातु पर V से V और V/2 आवृत्ति वाले एक एकल वर्णीय प्रकाश आपतित होते तो इनका निरोधी विभव Vs और Vs/2 और Vs हो जाता है। तो धातु के लिए देहली आवृत्ति क्या होगी? क्वेश्चन सॉल्व करोगे आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, फिजिक्स के अनुसार एक गलत बात है। कैसे? देखो यहां पर क्वेश्चन में बोला कि जब आवृत्ति को आधा कर दिया, आवृत्ति को आधा कर दिया मतलब कि ऊर्जा आधी हो गई है। ऊर्जा आधी हो गई है मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे उनकी ऊर्जा भी कम हो जानी चाहिए, तो उनका निरोधी विभव भी कम हो जाना चाहिए। अब सवाल देखो, सवाल बोला आवृत्ति दुगनी कर दी और निरोधी विभव डबल हो गया। इम्पॉसिबल केस है, क्योंकि यहां आवृत्ति ज्यादा है निरोधी विभव कम है, यहां आवृत्ति कम हो गई निरोधी विभव बढ़ गया। ये कौन सा जादू है? ये कौन सा जादू है? ये कौन सा जादू है? तो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी। नीट 2022 में सबको बोनस नंबर मिले थे। बेटा संपूर्ण फिजिक्स एक टेलीग्राम से देख, ऐप के अंदर भी है, टेलीग्राम पर भी है। अब लास्ट जरिया ये बचता है कि तुम्हारे घर का एड्रेस बता दो, तो मैं खुद एक पेन ड्राइव लेकर आ जाता हूं और तुम्हारे लैपटॉप में कॉपी कर देंगे। या तुम बोलो तो तुम्हारे घर का एड्रेस बता दो, तो मैं खुद अपना मोबाइल लेकर आ जाऊंगा, उससे मैं वो शेयर इट वगैरह की ऐप होती है उससे मैं तुम्हें दे दूंगा। या तीसरा ऑप्शन है, आप अपने घर का एड्रेस बताइए, हम खुद प्रिंट आउट लेकर आपके घर चलकर आ जाएंगे ना। कहां मिलेगी कहां मिलेगी, क्या जमाना बीत गया इस चीज को सुनते सुनते ना। मेरे बाल मेरे कान सब पक गए हैं सुनते सुनते। चलो ठीक है, मामला सेट है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो ये इसके बहुत सारे सवाल थे, हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब देखो यहां पर एक लास्ट बात बचती है कि ये एक्चुअल में हम जो पढ़ते हैं इसका यूज क्या होता है ना। तो यहां पर इसका आंसर क्यों होगा? जब बोल रहा हूं क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर क्या होगा? कौन है ये मूर्ख? देखो अब इसका यूज क्या होता है, प्रकाश सेल, है ना। आंसर दिया हुआ उसका 3/2 दिया हुआ, लेकिन वो गलत है। प्रकाश सेल या फोटो सेल, ठीक है, ये बेसिक सा थ्योरी दी हुई एनसीईआरटी में, एक बार मैं बता देता हूं, आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी से रीड भी कर लेना। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर यह क्वेश्चन नहीं, थ्योरी में जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि यहां पर हमारे पास एक प्लेट है और यहां पर बैटरी लगी हुई है, और यहां पर एक्चुअल में जो हमारे पास फोटो सेल होते हैं वो काम कैसे करते हैं ना। तो इसका वैसे मेन यूज वैसे ये वाले यूज नहीं करते, ये सब जो डायोड वगैरह अर्धचालक वगैरह हम पढ़ेंगे उसके यूज होते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात तो हम अर्धचालक वगैरह चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसका बेसिक जरूर बता देता हूं। ये मतलब जो फोटो सेल सोलर प्लेट जो होती है जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो कार्य करता है
उसका बेसिक बता रहा हूं। तो क्या होता है, ये एग्जैक्ट वैसा का वैसा सिस्टम में जो हम बनाए थे। तो अगर हमारे पास ये एक कैथोड है, इसके ऊपर प्रकाश आपतित होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये अगर कुंजी बंद कर दी जाएगी तो यहां पर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। अब बेसिकली होना यह चाहिए कि हमारे पास ये सेल जो है, ये जो सेल, ये सेल कैसा दिया हुआ सर, ये सेल का पॉजिटिव लगा हुआ है यहां पर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे, मतलब कि इसमें से धारा निकल कर जाएगी, इसमें से धारा निकल कर जाएगी। ठीक है, अच्छा सर, लेकिन अब ये जो बनाया इसका यूज क्या है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो सेटअप है इसका यूज किया जाता है, अगर इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो हमारे मोबाइल वगैरह में, वैसे ये नहीं यूज करते, इसके अंदर आजकल सेमीकंडक्टर का काम होता है, लेकिन ये एक्चुअल में इसका यूज क्या होता अगर ये बना होता, या जो सेमीकंडक्टर में भी फोटो सेल होता है उसका यूज क्या होता है। तो बेसिकली ये अगर यहाँ पर बैटरी लगा दी जाती है, पावर हम देते, तो ये क्यों लगाए जाते हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि हम कहीं पर सेंस कर पाए कि वहां लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे आपने कैमरे में वगैरह में देखा होगा, उसमें ऑटो एडजस्ट का मोड होता है, मतलब ये कैमरे को कैसे पता चल जाता है कि दिन में फोटो खींच रहे, रात में फोटो खींच रहे हैं। आजकल ऐसे कैमरा जो नाइट विजन कैमरास होने लगे हैं, रात को भी बहुत अच्छी फोटो आती है। तो इसको कैसे पता चला कि रात हो रही है, इसको कैसे पता चला कि दिन हो रहा है, या इसको कैसे पता चल रहा है कि शाम हो रही है, लाइट कम आ रही है, लाइट ज्यादा आ रही है? तो एक्चुअल में क्या होता है, इनके अंदर ये ऐसे फोटो सेल नामक चीज लगी हुई होती है। तो इसके ये फोटो सेल क्या होता है कि जैसे ही वो कैमरे में से लाइट अंदर जाती है, तो कैमरे में से लाइट अंदर जाती है तो वो सेंस करता है कि इसके ऊपर कितनी लाइट, जितनी ज्यादा लाइट गिरेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ज्यादा करंट प्रवाहित होगा यहाँ पर। तो अगर ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब की लाइट ज्यादा आ रही है, तो उसको पता चलेगा हाँ दिन है, 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 दिन है। कम लाइट आ रही है, मतलब उसको पता चल गया हाँ, अरे मोबाइल में बैटरी तो है ना, तो ये मोबाइल की बैटरी करंट दे देती है, तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ काम होते हैं इसके, लेकिन वो हम आगे चलकर सब कुछ जब हम क्या पढ़ेंगे अर्धचालक, उसमें ये चीजें, मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज वो है, डायोड में होता है वो सब कुछ। ओके, अब हमें लास्ट बात पढ़नी है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली की परिकल्पना। लेकिन अब इसको पढ़ने में आधा घंटा लगता है ना, आधा घंटा या 40 मिनट के करीब लगते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में भी और इसके क्वेश्चंस करने में भी, है ना। तो एक छोटी सी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। क्या सभी यहीं पर ही है? क्या सभी यहीं पर ही है? हाँ, बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुनना। कल 1 बजे, कितनी बजे आपकी बायो क्लास कितनी बजे होती है? 2 बजे। कल 1 बजे मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ाऊंगा और इसके सवाल करवाऊंगा। ठीक है, पूरे 1 घंटे की भी नहीं होगी, 30-40 मिनट की क्लास होगी, केवल डी ब्रॉगली पढ़ाऊंगा और उसके केवल सवाल करवाऊंगा। कितनी बजे? कितनी बजे? 1 बजे। 1 बजे। फिर 2 बजे से बायो की क्लास होगी, फिर 4 बजे फिर से मेरी क्लास होगी। तो सर 4 बजे आप क्या करवाओगे? 4 बजे मैं परमाणु चैप्टर पढ़ाऊंगा। 4 बजे हम परमाणु चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? हाँ, आपकी किसी भी बैच की क्लास हो, आई डोंट नो, कल 1 बजे मैं ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल फ्राइडे है, ठीक है, कल सर को बोल देना कि कल क्लास ना लेते हुए सर सैटरडे को क्लास ले, या फिर मैं भी एक बार सर को बोल देता हूं ए स्टार बैच के लिए। और कल मैं 4 बजे परमाणु पढ़ाऊंगा। परमाणु में 2 ही दिन लगेंगे हमें, फिर उसके बाद में हम नाभिक पढ़ेंगे। ठीक है, 11:40 से लो। ये कौन सा आफत भरा समय है? 12:40। अबे नहीं जरूरत है 12 बजे से लेने की, तुम्हें अलग शौक चढ़ा रहता है ना। इतना शौक मत करो, क्योंकि देखो मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें पढ़ाए जा रहा हूं, रात को 10-10 बजे तक क्लास चल रही है, 12-12 बजे तक पढ़ाऊं मैं तुझे, 11-11 बजे तक। अरे भाई मैं ही पढ़ाते रहूंगा तो तू कब पढ़ेगा? मैं 1 घंटा भी इसलिए मांग रहा हूं तुमसे, क्योंकि अगर मैं ये 1 घंटा ज्यादा पढ़ा दूंगा तो उसमें ये 1 घंटा भी लगा, 30-40 मिनट लगेंगे, ताकि ये वाला टॉपिक और क्वेश्चन में करवा दूं तुम्हें। ठीक है, ताकि
क्या होगा कि कल जो 4 बजे हुई क्लास अगर मैं उसमें करूंगा तो पूरी क्लास ही खत्म हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। वो जो जिस चीज में 40 मिनट लगने चाहिए उसमें 1.5 घंटा लगा देंगे हम। ठीक है, हाँ, तो कल 1 बजे 13 बजे, बिल्कुल सही बात, 13 बजे हम लोग क्लास लेंगे। चलो, अरे 1 से 3 ले लो, फिर 3 बजे नहीं यार, वो है ना बहुत सेटिंग गड़बड़ हो जाती है ना, फिर वो बार बार सबकी सेटिंग बनाना पड़ती है, फिर पार्सर को बोलना पड़ेगा, फिर वो जो हमारे क्लास शेड्यूल करते हैं उनको बोलना पड़ेगा, फिर उनको समझाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो वो बहुत लफड़े होते हैं। मैं उनको सीधी बात बोलूंगा, 1 बजे में कोई एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, 40 मिनट की, 1 घंटे की, खत्म बात। 12 बजे से ले लो, 12 बजे से। अच्छा, एक और ऑप्शन है, लेकिन दैट इज अ बैड ऑप्शन, चलो रहने दो इतना, वरना मैं एक और ऑप्शन सोचा, मैं 11 बजे से पढ़ा दूं कल तुम्हें, तो 11 से 2 पढ़ा दूंगा, खत्म बात है ना। मैं कल 12 से 11 बजे, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ा दूंगा, और फिर उसके बाद में शाम की क्लास भी नहीं होगी तुम्हारी। लेकिन फिर उसमें वही है, कुछ बच्चे रोएंगे कि सर हमें तो 4 बजे क्लास का पता है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हाँ, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया, बहुत बढ़िया, ये अब आ रहा है क्लास में। हाँ, तो सुनो 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 सुनो, कल एसपी सर की एक्स्ट्रा क्लास है 1 से 2, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 बजे परमाणु चैप्टर होगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। किसी को और कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं, 11 बजे से कुछ नहीं सही रहेगा, 1 से 2 करो, 4 से 5:30 करो, दैट्स इट। और ये राज की बात है, भूलना मत तुम, बस बताओ ना बताओ किसी को, लेकिन भूलना मत। हाँ, टेस्ट की बात भी मैं कर लेता हूं। चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।